नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 28 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम कंडक्ट हुआ दोनों पारियों में, तो प्रथम शिफ्ट का वीडियो पहले ही डाल दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो में देखने वाले हैं 28 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 40 में से 39 एग्जैक्ट हूबहू जीके के सवाल। आज जीके के सवाल का पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि जो कथन से सवाल पूछे गए वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछ लिए गए। किस टाइप से पूछे गए हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। यहाँ से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट रहते हैं वो भी कवर करने वाले हैं। आज भी बहुत से सवाल हैं, प्रथम सेट में एक्स्ट्रा फैक्ट से पूछे गए हैं और सेकंड सेट में सवाल रिपीट कम हुए हैं, 3 से 4 सवाल रिपीट हुए हैं। और बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल सेट की एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जो भी पीडीएफ इससे पहले एग्जाम हुए हैं वो सारी अवेलेबल है। और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो सेकंड शिफ्ट के टेलीग्राम पर सेंड किए। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ है तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है। और अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर आपके लिए एक धमाकेदार ऑफर है जो कि टेक्स्ट बुक की ओर से है। इसमें आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 299 रुपये में, और यहाँ पर यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और 100 प्लस एग्जाम्स के जो भी आपके अभी एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे हो गया, ग्रुप डी एनटीपीसी हैं, एसएससी हैं, और भी बहुत सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के सारे मॉक टेस्ट इस एक ही पैक में मिल रहे हैं। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में, और टीटीजी के डिस्काउंट कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रुप डी की 170 मॉक टेस्ट है। एनटीपीसी के अभी जो एग्जाम चल रहे हैं उसके स्मृति आधारित मॉक टेस्ट भी वहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, जैसे कि 162 मॉक टेस्ट एनटीपीसी के हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा। तो बाकी यहाँ पर कंटिन्यू करें। सेकंड सेट में एक सवाल ये पूछा गया था प्रथम पारी का, जो अपना मिस हो गया था, स्पष्ट रूप से नहीं मिला था पहले वीडियो में। तो सवाल ये था आपके, तिहिरा देल फुएगो द्वीप समूह किस राज्य में है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी कोने पर स्थित एक द्वीप समूह है, तिहिरा देल फुएगो द्वीप समूह। ये प्रथम पारी का था जो मिस हो गया था। अब अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। सेकंड सेट का देखिएगा पहला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में गैस लीक हुई थी? तो यूनियन कार्बाइड कंपनी है जहां से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, वो इसी कंपनी से गैस लीक हुई थी। और ये एक अमेरिकन केमिकल कंपनी थी। और आपको पता होना चाहिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो ये 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 को हुई थी। कौन सी गैस यहाँ पर लीक हुई थी पूछा जाता है एग्जाम में, तो MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। इसलिए 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस से वो मनाया जाता है, क्योंकि 2 और 3 दिसंबर को 1984 में ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी है वहाँ से। अगला सवाल देखिएगा, संविधान सभा किस समिति के तहत गठित की गई है? मतलब कौन सा मिशन था उसके बाद संविधान सभा का गठन किया गया? तो ये कैबिनेट मिशन हो जाएगा। तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में। और भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड बैठक हुई, जिसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और यहाँ पर उपाध्यक्ष जो संविधान सभा के बने थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने थे। और संविधान सभा का विचार है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। और संविधान सभा में यहाँ पर टोटल सीट्स थी 389, और ये दिसंबर 1946 से जून 1947 तक 389 सीट थी, जिसमें INC की 208 है, AIML की 73 है, अदर्स की, और बाकी यहाँ पर प्रिंसली स्टेट की 93 है। तो टोटल 389 सीट्स है। अगला सवाल देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। एग्जैक्ट रिपीट हुआ, इससे पहले एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये रिलीज की जाती है। 2020 में प्रथम रैंक रही है फिनलैंड की। भारत यहाँ पर 144वें रैंक पर है आउट ऑफ 156 देशों में से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक। अगला सवाल देखिए, कौन सा देश है वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो साप्ता है उसका सदस्य नहीं है? तो उनका साप्ता के है कौन सदस्य? जितने भी सार्क के सदस्य 8 देश है वो सभी साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, इसके सदस्य देश हो जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताना क्या ऑप्शन थे। बाकी 8 सदस्य देश है जो सार्क के, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जो PNB से बीमा करवाए वाली ट्रिक है ना, वही सार्क के सभी 8 सदस्य देश हो गए, जो कि ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के सदस्य देश भी हैं। और ये जो ट्रेड हुआ था
संधि पर हस्ताक्षर कब हुए, तो समझौता ये हुआ है इस पर 2004 में हस्ताक्षर किए गए थे और सार्क के सदस्य राज्यों की इच्छा के साथ 1 जनवरी 2006 को ये लागू हुआ था। और 2004 में जो उस समय समिट थी वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के 12वां समिट हुआ था, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था, 2004 में हुआ था। उसी के तहत हस्ताक्षर हुए हैं दक्षिण ये साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया शाप्ता के अंतर्गत। आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था कि आपके कितने सवाल यहाँ से करेक्ट हो रहे हैं। जो 39 सवाल है, सवाल थोड़े यहाँ पर घुमावदार पूछे गए हैं, डायरेक्टली सवाल नहीं पूछे हैं। तो लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, तो लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, लवणों की कमी होती है। आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन था तो आपको करेक्ट करना था, नाइट्रोजन की कमी होती है। बाकी लाल मिट्टी है उसमें किसकी अधिकता होती है, तो लाल मिट्टी का रंग है वो लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। कमी है तो नाइट्रोजन की कमी, अधिकता पूछ रहे हैं तो लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है वो आयरन ऑक्साइड की अधिकता है। कमेंट करके बताना कि ये वाला स्टेटमेंट पूछा गया था या फिर ये वाले से पूछा गया था। बाद में स्टूडेंट बताए कि लाल मिट्टी में लाल रंग किस कारण होता है, तो वो आयरन के कारण होता है। यदि ये पूछा गया तो आपको आयरन करेक्ट करना था। बाकी इस मिट्टी में आयरन, लोहा हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चूना, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और लाल मिट्टी है। और बाकी बात करूँ लाल मिट्टी तो आयरन ऑक्साइड के कारण, अधिकता के कारण लाल होती है। तो रेगुर मिट्टी जो काली मिट्टी होती है उसमें किसका अधिकता होती है, जिसके कारण वो, तो इस मिट्टी का काला रंग होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। किसके कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो रेगुर काली मिट्टी है उसका रंग काला होता है। फिर आपके एक ये सवाल अब स्टार्ट हो रहे हैं कथन वाले कि मैंग्रोव वन की विशेषताओं में गलत कथन कौन सा है। बाकी यहाँ पर कथन नहीं मिले हैं तो मैं मैंग्रोव वन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आपको विशेषताएं बता देता हूँ। तो मैंग्रोव वन है ये मुख्यतः 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो कम पानी रहता है, खारा पानी रहता है, वहाँ पर इनका विकास होता है। जो छोटे पेड़ या झाड़ी होती है समुद्र तटों पर, जहाँ पर नदियों के मुहाने हैं, वहाँ पर ये दलदली भूमि रहती है, खारे पानी की भूमि रहती है। ये मैंग्रोव वन जो झाड़ियों के रूप में होते हैं। और मैंग्रोव वन ये पश्चिमी घाट में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मैंग्रोव का मतलब पुर्तगाली ये शब्द है मैंग्यू और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से इसकी उत्पत्ति हो जाएगी। और मैंग्रोव शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं, समुद्र के किनारे वगैरह। और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के समुद्री तट पर उगने वाले वनस्पति को भी मैंग्रोव कहते हैं। अगला सवाल देखिए, नीलगिरी पर्वत से संबंधित गलत कथन कौन सा। कथन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं और नीलगिरी पर्वत से संबंधित जो गलत कथन है स्टेटमेंट नहीं मेरे हैं। बाकी ये आपकी एक ऑप्शन दिया गया था पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी दिया गया था डोडा बेटा, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। बाकी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा कहाँ पर, 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में। डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, रिंग ऑफ फायर से संबंधित गलत कथन। गलत कथन से एक और सवाल पूछा कि रिंग ऑफ फायर जो अग्निवर्त हैं इसके अन्य नाम हो जाते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हैं, रिम ऑफ फायर हैं, तो ये सभी इसके अन्य नाम हो जाएंगे। और इनसे संबंधित कुछ मैं विशेषताएं बताऊं, रिंग ऑफ फायर है क्या, तो विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के वर्त में पाए जाते हैं, जिसको ज्वालावर्त अथवा अग्निवर्त कहते हैं। तो इस प्रकार वर्त के आकार का रहता है, इसलिए ये रिंग ऑफ फायर हो जाती हैं जो कि प्रशांत महासागर के, तो ऑप्शन में महासागर वगैरह दिए होंगे जो स्टेटमेंट थे, तो ये 2/3 ज्वालामुखी हैं। रिंग फायर एक ज्वालामुखी हो जाएगी जो कि विश्व का जो क्षेत्रफल है लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के वर्त में पाए जाते हैं, जिसको ज्वालावर्त और अग्निवर्त आप कह सकते हो। यहाँ कई ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। और द रिंग ऑफ फायर लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी और 500 किलोमीटर चौड़ी एक घोड़े की नाल के आकार का बेल्ट होता है। और द रिंग ऑफ फायर में दक्षिण अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका है, कामचटका है, इनके प्रशांत तट और पश्चिमी प्रशांत महासागर के कुछ आइलैंड इसमें शामिल रहते हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में गलत कथन, फिर आपकी गलत कथन से पूछ लिया है, काफ़ी पैटर्न चेंज हुआ है, स्टेटमेंट से बहुत से सवाल पूछे गए हैं। राजा राममोहन राय के संबंध में गलत कथन में आपकी एक ये स्टेटमेंट दिया गया था, आर्य समाज की स्थापना उन्होंने की थी, बिल्कुल नहीं की थी, तो आपका गलत हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। बाकी राजा राममोहन राय से संबंधित कुछ मैं विशेषताएं बताऊं, मतलब उनसे संबंधित कुछ अपन स्टेटमेंट देखे, कथन देखे, तो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय, करेक्ट हो जाएगा। बाकी राजा राममोहन राय ने जो समाचार पत्र है उनका संपादन किया था, उनका नाम है ब्रह्मा मैनिकल मैगजीन है, समाज कौमुदी है, ये भी समाचार पत्र है, मिरात उल अखबार है, बंगदूत है, ये सभी समाचार पत्र का संपादन इन्होंने किया था राजा राममोहन राय ने। और इनके पिता का नाम है रमाकांत, माता का नाम है तारिणी देवी। और बंगाल में नव जागरण युग के पितामह ये कहे जाते हैं। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो उनके प्रयासों से हुआ था, विलियम बेंटिंग के
काल में 1829 में। अगला सवाल देखिएगा, एल नीनो जलधारा से संबंधित गलत कथन कौन सा है? हो सकता है ऑप्शन में हो कि ये ठंडी जलधारा है, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए एल नीनो जलधारा में बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर यह घटित होती है। जैसे कि एल नीनो की उत्पत्ति लगभग 3 से 8 वर्ष के अंतराल में पूरी प्रशांत महासागर का जो पेरू तट है वहां से होती है और समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि ये गर्म जलधारा है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो इसमें एक ऑप्शन ये दिया गया था मांडू मध्य प्रदेश है, ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में नहीं है। बाकी लाल किला है, ये 2007 में शामिल हुआ था दिल्ली में। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, सन टेम्पल कोणार्क 1984 में हुआ था। फतेहपुर सीकरी जो यूपी में है 1986 यूनेस्को में शामिल हुआ है। और बाकी आपकी एक एमपी का जो ऑप्शन था ना मांडू मध्य प्रदेश, ये यूनेस्को में नहीं है, लेकिन एमपी का ये वाला हो जाएगा खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, ये 1986 में हुआ था। फिर आपके एक ये सवाल था 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्होंने की थी अध्यक्षता, कराची में ये हुआ था। और एक इस टाइप से आपके पूछे गए हैं डीपीआईआईटी मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैं, उनके अनुसार 2019 में सबसे ज़्यादा एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, वो किस सेक्टर में हुआ है? आप कमेंट करके बताना क्या एग्जैक्ट इस टाइप से था या फिर इसमें भी कुछ संशोधन था, सवाल की लैंग्वेज अलग थी। बाकी यहाँ पर बात करूँ, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मेरे को आंसर नहीं मिला। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2019 में वैसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता नहीं है। और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसका हिंदी में नाम हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, बाकी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत में सबसे ज़्यादा निवेश किस देश का हुआ? तो सिंगापुर का, उसके बाद मॉरिशस, फिर नीदरलैंड और फिर यूएसए है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है जो पटना बिहार के पास में है। तो ये कुमार गुप्त हैं जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे, उनके काल में इसका विकास हुआ है। और महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों का मतलब स्पेशली बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर शिक्षा का केंद्र था। और इसमें चीनी यात्री वैनसांग और इसिंग की यात्रा है, उनके विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और उसके बाद नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, वो 2014 में यहाँ पर स्थापित हुई है। नेक्स्ट में देखिए 2020 में नवंबर 2020 तक फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम रैंक पर कौन सी टीम है? तो बेल्जियम प्रथम है, सेकेंड फ्रांस हो जाएगी फीफा रैंकिंग के अकॉर्डिंग। किस राज्य में यहूदियों को जो माइनॉरिटी नहीं माना जाता है, अल्पसंख्यक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन थे पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो केरल करेक्ट हो जाएगा। बाकी भारत में 3 राज्यों में जो यहूदी हैं उनको अल्पसंख्यक का दर्जा है, तो पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में माना जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में 2017 से इनको मिला है मान्यता और गुजरात में 2018 से। गैस लाइटर में या फिर जो सिगरेट का लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्यूटेन गैस है वो पाई जाती है। आयुष्मान भारत योजना से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए थे, पूछा था कौन सा सही है या फिर गलत, जो भी पूछा होगा कमेंट करके बताना। जिन भी कैंडिडेट को इन सभी स्टेटमेंट वाले सवालों में पता है कि कौन से ऑप्शन थे। आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री इसे जन आरोग्य योजना बोला जाता है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से हुई है। मंत्रालय है तो ये आपको पता ही होगा, नाम से स्पष्ट है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, बीपीएल धारक हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। और कितना बीमा मिलता है इसमें? तो प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है वो प्रदान किया जाता है और 10 करोड़ बीपीएल धारक परिवार हैं इस योजना का प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा सकेंगे। एक आपके सवाल था क्लोरोफिल जो पर्णहरित है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है। ये सूरज की किरणों से प्रकाश को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता है। तो प्रकाश संश्लेषण में इसकी काफ़ी भूमिका रहती है। पर्णहरित की जो मैग्नीशियम रहता है इसमें स्पेशली रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन, इजी क्वेश्चन है, विटामिन के हो जाएगा। बाकी ये सवाल भी रिपीट हुआ है, विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। तो 6 इसके प्रमुख प्रिंसिपल ऑर्गन हैं वो मैं बता चुका हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस है, सेक्रेटरीट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिक्योरिटी काउंसिल है तो सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है और ट्रस्टीशिप
काउंसिल है, ये सभी 6 प्रमुख ऑर्गन है, बाकी सभी स्पेशल एजेंसीज रहती हैं। अगला सवाल देखिए, ड्रीम फ्रॉम माई फादर पुस्तक के ऑथर कौन है? तो बराक ओबामा करेक्ट हो जाएगा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बुक्स के ऑथर। फिर आपके ये सवाल पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के मुताबिक स्थानीय भाषा में पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर किसी को पता है तो कमेंट कर देना। बाकी हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो वो उदंत मार्तंड हो जाएगा। और फिर आपके एक सवाल था कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशियाई के द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड एशिया पैसिफिक विनर कौन सा एयरपोर्ट रहा है? तो इसमें भी ये जो अवार्ड दिया जाता है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड है, ये ACI की तरफ से दिया जाता है। और एशिया पैसिफिक में वैसे भारत के हवाई अड्डे हैं वो आकार, क्षेत्र, परिवेश और इनके आधार पर ग्राहक सेवा और आधारभूत संरचना सुविधा, इन सभी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है वो भारत के एयरपोर्ट हैं। लेकिन आपको भारत के एयरपोर्ट में पूछा गया था कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, तो इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं। यहाँ पर आप कमेंट करके बताना कौन सी कैटेगरी में पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग इसका अलग अलग आंसर हो सकता है। फिर आपके ये सवाल था कि किस देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है? तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जापान हो जाएगा। HTTP में P का क्या मतलब है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में P प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसके बाद में काफ़ी बार S भी रहता है, तो S का मतलब हो जाता है सिक्योर। IP एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? ये कल वाला रिपीट हो गया है, तो ये डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। जो IP एड्रेस है उसको ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम से, IP एड्रेस में DNS के द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। और बाकी जैसे एग्जांपल की बात करूं तो डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल डोमेन नेम, जैसे ये आपकी वेबसाइट है, ये डोमेन आप पढ़ सकते हो, उसको फिर IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है डोमेन नेम सिस्टम। इस प्रकार एक IP एड्रेस रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का मतलब हो जाता है। और एग्जाम में पूछा जाता है IP एड्रेस भी। देखिए एक तो ये IPv4 एड्रेस है, ये कितने बाइट्स का रहता है? तो 4 बाइट का है या फिर 32 बिट्स में रहता है। अगला सवाल देखिएगा, निरंचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट में किस बैंक ने निवेश किया है? तो कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इसमें निवेश किया? तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर निवेश किया है। ये परियोजना 2016 में शुरू हुई थी, 2022 तक ये जारी रहेगी। सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा किस राज्य की है? सभी को पता होगा, गुजरात की समुद्री तट रेखा है, सबसे अधिक है। 9 राज्य जो कि समुद्री तट रेखा शेयर करते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। और बाकी बात करूँ सबसे कम किसकी है? गुजरात की सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम तटीय लंबाई है वो है इसकी गोवा की हो जाएगी, 101 किलोमीटर है सबसे कम गोवा की। और भारत की कुल स्थलीय लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तट लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों को मिला ले तटीय लंबाई 7,516 किलोमीटर टोटल हो जाती है। फिर आपके एक ये आर्टिकल से पूछा गया था, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन्य जीवों की सुरक्षा किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 48A में हो जाती है। और आर्टिकल 48A है ये संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 48A जोड़ा गया है। और इसमें वन्य जीव और वन दोनों को 1976 के द्वारा जो 7वीं अनुसूची है उसमें किस लिस्ट में रखा गया है? तो ये संवर्ती सूची का विषय है वन और वन्य जीव। और आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन है। और आर्टिकल 48A है ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। फिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आप देख लेना, एग्जाम में यहाँ से NTPC में पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले आया था, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब हुआ था? 1981 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में हुआ था ये लागू। बहुत बार यहाँ से एग्जाम में रिपीट होते हैं सवाल, जरूर देख लेना। भारत के निम्न में से किस स्टेशन से उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं? तो अलग अलग ऑप्शन थे और उसमें ये वो 36 धवन वाला नहीं था। देखिए भारत किस स्टेशन का प्रयोग, आप कमेंट करके बताना एग्जैक्ट क्या ये सवाल पूछा गया था। बाकी जो ऑप्शन में एक व्हीलर द्वीप था, तो उसके अकॉर्डिंग सवाल ये हो सकता है कि भारत किस स्टेशन का प्रयोग अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है? तो ये व्हीलर द्वीप हो जाएगा। इसका अन्य नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है, जो कि भारतीय राज्य ओडिशा में ये द्वीप है, इसका प्रयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल है, उनको टेस्ट करने के लिए व्हीलर द्वीप हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से किसकी हानि नहीं होती है? तो वर्षा सही प्रकार से हो जाती है, तो
तो ये आपके एक ऑप्शन में था, इसका आंसर हो सकता है। और एंटीबायोटिक से संबंधित गलत कथन से एक और सवाल पूछ लिया है कि एंटीबायोटिक से संबंधित गलत कथन कौन से, तो सारे स्टेटमेंट नहीं मिले हैं। वैसे एंटीबायोटिक की बात करें तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में सेलमैन वाक्समैन ने किया था। एंटीबायोटिक हिंदी में प्रतिजैवी कह सकते हो, ये जीवाणु को मार डालती है, तो ये वायरस जनित रोगों में कारगर नहीं रहती है, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है। और उनके विकास को रोकती है, स्पेशली जीवाणु है, कवक, प्रोटोजोआ है, इन सभी वालों के लिए ये संक्रमण के इलाज के लिए प्रयुक्त की जाती है एंटीबायोटिक। एक सवाल ये पूछा गया था आपके नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 में स्पेशल जूरी अवार्ड किस ऐप को दिया गया है, तो ये अवार्ड दिया गया है IRCTC रेल कनेक्ट मोबाइल ऐप को ये अवार्ड मिला है। नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2019 के तहत स्पेशल जूरी अवार्ड है। इसमें से भी टोटल 6 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं। अन्य जो भी कैटेगरी का अवार्ड है वो देख लेना आप। एक तो इसमें दिया गया है एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड की सभी कैटेगरी है। तो उसमें भी गोल्ड सिल्वर अवार्ड दिया जाता है, तो गोल्ड का डिजिटल लैंड को दिया गया है इस वाली कैटेगरी में। और एक्सीलेंस इन प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी है, इसमें गोल्ड का दिया गया है उमंग एप्लीकेशन को। और अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, जो दांडी मार्च है उससे किस आंदोलन का जन्म हुआ है, तो साल्ट सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का है वो शुरुआत हुई थी, जब महात्मा गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा की थी। नमक बनाना है, तो नमक बनाने का अधिकार आम लोगों को नहीं था, इसलिए गांधी जी ने यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को इसकी अवज्ञा कर दी और नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के यहाँ से शुरुआत हो गई 6 अप्रैल 1930 को। बाकी दांडी मार्च की बात करें तो 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगने के कानून के विरोध में किया गया था। तो ये एक सविनय कानून भंग कार्यक्रम था, जहाँ से साबरमती आश्रम से एक गाँव दांडी है जो नवसारी गुजरात है, उसका एक गांव दांडी है, वहाँ तक इन्होंने पैदल यात्रा की थी 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून की अवज्ञा की थी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रचलित है, तो ये आंध्र प्रदेश का प्रचलित नृत्य है, कुचिपुड़ी है, ये रिपीटेड है, बाकी सभी को ही पता होगा। कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, ये ऑप्शन दिए गए थे, BDS, नाविक है, गैलीलियो है, MEO है। तो इसमें से MEO ये नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नहीं है। बाकी MEO की बात करूं तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है। और बाकी आप ऑप्शन देख सकते हो, BDS का मतलब हो जाता है कि बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, सभी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। भारत का कौन सा, तो भारत का ये नाविक वाला, ये चाइना का बाइडू। नेविगेशन विद इंडियन कंस्टलेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का है। और बाकी आपकी एक ऑप्शन गैलीलियो भी था, तो ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हो जाता है। अगला सवाल देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता भारत के संविधान की कौन सी सूची में शामिल है। एक्चुअल में सवाल ये पूछा गया था राज्य सूची का विषय कौन सा है, तो राज्य सूची का विषय पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट और अंतिम सवाल, निम्न में से क्या कंप्यूटर के जनरल फंक्शन पर असर नहीं डालते हैं, तो CPU की गति कम होना, रैम है, हार्ड डिस्क है, एक कौन सा ऑप्शन था आप कमेंट करके बताना। तो कंप्यूटर से फंक्शन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, बाकी आप कमेंट करके बताना और ऑप्शन क्या था। फिर आपकी एक रीजनिंग में था मेमोरी रैम है, तो मेमोरी का प्रकार रैम है, इस प्रकार हार्ड डिस्क का प्रकार ये USB नहीं होगा, प्रिंटर का लेजर जेट हो जाएगा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। और कीबोर्ड अल्फ़ाबेट नहीं, क्वार्टी वगैरह रहती है उसमें। एक ये भी रीजनिंग से पूछा गया था, बीमारी और कारण का इसमें अलग पूछा गया था, ओड वन आउट का हो जाएगा। जैसे कि टाइफाइड रोग है तो उसमें उन्होंने दे दिया होगा कि ये वायरस से होता है, एक्चुअल में ये बैक्टीरिया से होता है, तो वो अलग आपको 3 तो हो सकता है कि जीवाणु जनित रोग दिए हो, एक विषाणु जनित दिया हो, इस प्रकार से आप बताना क्या ऑप्शन थे और ओड वन आउट आपको सेलेक्ट करना था। बाकी टाइफाइड है ये बैक्टीरिया से होता है, खसरा वायरस से होता है, टेटनेस ये बैक्टीरिया से होता है। तो वायरस जनित की ट्रिक में बहुत बार बता चुका हूँ। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, तो रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस है, हेपेटाइटिस है, पोलियो, एड्स है, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोद, इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हो गए हैं। तो इस प्रकार आज आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए लगभग सभी सवाल कवर हो गए। एक सवाल मिस हो गया, वो बता देना कौन सा सवाल था, नहीं मिला है। बाकी इसकी PDF फाइल के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।